मॉर्निंग स्टूडेंट, स्वागत है आपका एसएससी क्लास पतूत के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर, जहां हम लोग पढ़ रहे हैं 10वीं कक्षा के फुल सिलेबस को। और इस वीडियो सीरीज में हम लोग मैथ, साइंस, एसएसटी, हिंदी और इंग्लिश को पढ़ेंगे। और यह मेनली तौर पर चैनल 10वीं कक्षा के छात्रों को लेकर के बनाया गया है। और हम आज के इस वीडियो लेक्चर में हम लोग प्रकाश के परावर्तन और अपवर्तन चैप्टर को पढ़ेंगे। और इससे पहले अभी तक 2 वीडियो अपलोड हो चुके हैं, जिसमें हम लोग पहले वीडियो में देखे थे प्रकाश क्या है, प्रकाश की इतिहास कैसे है, प्रकाश की उत्पत्ति कैसे हुई और प्रकाश को लोगों ने समझा कब और उसकी उपयोगिता के बारे में समझे थे। फिर प्रकाश की किरण पुंजों को डिफाइन किए थे। उसके बाद पारदर्शी, अपारदर्शी, अपारभासी वस्तुओं को भी डिफाइन किए थे। नेक्स्ट लेक्चर में हमने देखा था कि प्रकाश के परावर्तन के नियम क्या होते हैं। समतल दर्पण से प्रकाश का परावर्तन हुआ था। उसके बाद जो दर्पण से बिंब बनता है उसका प्रकृति क्या है। तो इन सारे चीज़ों को हमने पिछली कक्षाओं में देख लिया है। आज की कक्षा में हम देखेंगे कि गोलीय दर्पण से प्रतिबिंब को कैसे बनाएंगे। हमने देखा था कि गोलीय दर्पण 2 प्रकार के होते हैं, एक अवतल और उत्तल। तो उसी अब गोलीय दर्पण से अब हमको प्रतिबिंब बनाना सीखना है कि किस प्रकार से हम प्रतिबिंब बनाएंगे और उस प्रतिबिंब की प्रकृति क्या होगी। तो चलिए हम आज के टॉपिक स्टार्ट करते हैं, गोलीय दर्पण द्वारा प्रतिबिंब का बनना। तो इसका कार्य विधि है, हमने 5 पॉइंट लिखा है। 5 पॉइंट के आधार पर हम गोलीय दर्पण से प्रतिबिंब को बनाना सीखेंगे। तो देखिए, पहला पॉइंट है कम से कम 2 परावर्तित किरण ज्ञात होना चाहिए। अर्थात कहने का मतलब है कि जहाँ भी प्रतिबिंब बनाना हो तो हमें जो परावर्तित किरणें हैं वह जिस बिंदु पर मिलती है वही बिंदु उनका बिंब होता है। तो इसके लिए हमको 2 परावर्तित किरणें की आवश्यकता होगी। हम डायग्राम भी बनाएंगे। फिर सेकंड में देखिए, अवतल दर्पण से किरण मुख्य फोकस पर अपसारित होगी और उत्तल दर्पण से किरण मुख्य फोकस पर अपसारित होगी। देखिए, कहने का तात्पर्य क्या है। एक हम गोलीय दर्पण ले लेते हैं, अवतल दर्पण ये है। अवतल दर्पण जिसका कि परावर्तक पृष्ठ अंदर की ओर हो, यहाँ से अंदर के तरफ से इसका परावर्तन होगा। तो देखिए, एक प्रधान अक्ष है और इसको हम ध्रुव कहते हैं, P जो केंद्र बिंदु होता है। उसके बाद F फोकस और C वक्रता केंद्र। इसको और जब हम अवतल दर्पण से जब कोई हम किरण पास कराएंगे तो किरण जो पास होगा वह मुख्य फोकस पर अपसारित होते हुए नजर आएगी। अर्थात कि यह परावर्तन के बाद यह किरण फोकस से गुजरते जाएगी। कोई भी किरण हो यहाँ पर आएगी अवतल दर्पण पर, उसके बाद फोकस से ही होकर गुजरेगी। यही कहने का तात्पर्य है कि यह फोकस से ही होकर गुजरेगी। और यही अगर हम उत्तल दर्पण ले लेते हैं, उत्तल दर्पण जिसका परावर्तक पृष्ठ उभरा हुआ रहता है, तो यह उत्तल दर्पण है। इसमें भी यह हमारा ध्रुव हो गया, इस बिंदु को यह फोकस हो गया और यह वक्रता केंद्र। और इससे जब हम प्रकाश की किरण को परावर्तित कराएंगे तो यह किरण बाहर की ओर परावर्तित होगी। तो परावर्तित होगी तो हम इस किरण को आभासी तौर पर मिलाते हैं, इसको पीछे की ओर ले जाते हैं तो यह फोकस इधर की ओर मिलती है। तो इसीलिए कहते हैं कि यह उत्तल दर्पण में किरण मुख्य फोकस पर अपसारित होती हुई प्रतीत होती है। देखिए, अपसारित मतलब क्या होता है, फैलना। तो उत्तल दर्पण से जो किरण होती है वह फैलती है, मगर हम जब बिंब बनाना रहेगा तो हम परावर्तित किरण को आभासी तौर पर दिखलाते हैं कि हमारा फोकस पर बने, और इस प्रकार से हम इमेज बनाते हैं। अवतल दर्पण से हमें वास्तविक इमेज मिलता है और उत्तल दर्पण से हमें आभासी इमेज मिलता है। थर्ड में है अक्ष के समानांतर किरण मुख्य फोकस से गुजरेगी। अर्थात कहने का मतलब है यह अवतल दर्पण और यह प्रधान अक्ष, यह ध्रुव, इसको फोकस कहेंगे और ये वक्रता कहेंगे। तो कहने का तात्पर्य है अक्ष के समानांतर किरण मुख्य फोकस से गुजरेगी। अर्थात इस जो प्रधान अक्ष है इसकी समानांतर
कोई भी किरण हो, इसके समानांतर कोई भी किरण हो, वह हमेशा फोकस से ही होके गुजरेगी। यह भी किरण यहाँ पर आपतित हुई, आपतन के बाद फिर से परावर्तित हुई, तो यह फोकस से होके गुजरेगी। यह भी किरण फोकस से होके गुजरेगी। जो कुछ भी प्रधान अक्ष के समानांतर है, समान दूरी पर है, जो कभी एक दूसरे को काटे नहीं, उस प्रकार के अगर प्रकाश की किरणें आती हैं तो वह अपरावर्तित होने के बाद फोकस से ही गुजरेगी। इस बात को ख्याल रखना है। 3rd नंबर टॉपिक यही था कि अक्ष के समानांतर किरण मुख्य फोकस से गुजरेगी। 4th है वक्रता केंद्र से किरण पुनः उसी मार्ग पर परावर्तित होगी। अब वक्रता केंद्र से हमको दिखाना है कि किरण का परावर्तन कैसे होगा। फिर से अवतल दर्पण, और अवतल दर्पण में यह इसका मुख्य अक्ष या इसको प्रधान अक्ष भी कहते हैं। यह हमारा ध्रुव हो गया, P से इंडिकेट करते हैं, यह फोकस। और इसी वक्रता केंद्र कहा जा रहा है कि वक्रता केंद्र से किरण पुनः उसी मार्ग पर परावर्तित होगी। अर्थात अगर कोई भी प्रकाश का स्रोत अगर इस वक्रता केंद्र के से होते हुए अवतल दर्पण पर आपतित होती है तो वो परावर्तन के बाद पुनः इसी वक्रता केंद्र से होते हुए गुजर जाएगी। कोई भी किरण हो, अगर यहाँ से भी यह इस प्रकार से आपतित हो रही है तो पुनः यह इसी पर परावर्तित भी हो जाएगी। यही कहना है कि वक्रता केंद्र से किरण पुनः उसी मार्ग पर परावर्तित होगी। तो इन सारे बातों को ध्यान रखना है और इसी के आधार पर हम प्रतिबिंब भी बनाएंगे। गोलीय दर्पण से किस प्रकार का प्रतिबिंब बनता है, कहाँ बनता है। और लास्ट में है उत्तल और अवतल दर्पण की ओर मुख्य अक्ष के तिर्यक दिशा में आपतित किरण तिर्यक दिशा में ही परिवर्तित होती है। अर्थात कि जो किरण जिधर से आती है उधर की ओर ही परावर्तित हो जाती है। तो देखिए, आप जब कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री मैथ में पढ़ते हैं तो इसको कहते हैं ना एक्स एक्सिस, एक्स डैश एक्सिस, वाई एक्सिस, वाई डैश एक्सिस। तो उसी प्रकार से यहाँ भी है। अगर इसी बीच में अगर हम एक गोलीय दर्पण ले लें और यह हमारा ध्रुव हो गया, ये प्रधान अक्ष हो गया एफ सी, तो कहने का तात्पर्य है कि अगर कोई किरण इधर से आ रही है, बाएं साइड से आ रही है, तो परावर्तन होने के बाद वो फिर से बाएं साइड की ओर ही जाएगी। यही कहने का तात्पर्य है कि उत्तल या अवतल दर्पण की ओर मुख्य अक्ष से तिर्यक दिशा में आपतित किरण तिर्यक दिशा में ही परावर्तित हो जाएगी। आने वाली मुख्य अक्ष की ओर से आ रही है किरण और परावर्तित भी हो जाएगी फिर से मुख्य अक्ष की ओर। तो यही कहना है। और अब देखिए हम फिर से जानेंगे कि कैसे कैसे मतलब गोलीय दर्पण। अब हम देखते हैं कि हम दर्पण से प्रतिबिंब को कैसे प्राप्त करेंगे और जो प्रतिबिंब प्राप्त होगा उसकी प्रकृति किस प्रकार से होगी। तो सबसे पहले हम गोलीय दर्पण में अवतल दर्पण का ले लेते हैं कि अवतल दर्पण से कैसे कैसे प्रतिबिंब बनेंगे। तो देखिए क्या होगा कि अवतल दर्पण यहाँ अगर कोई पास रखा हुआ है तो हो सकता है कि कोई वस्तु बहुत दूरी पर हो, तो बहुत दूर हो तो उसको हम अनंत मान लेते हैं कि अर्थात कि वह अनंत पर हो सकता है कि जो दर्पण है और वह वस्तु के बीच सी और वक्रता केंद्र और अनंत के बीच में हो, जब वस्तु कभी वक्रता केंद्र पर हो कभी फोकस पर हो, तो हम एक एक करके पढ़ते हैं कि कब और किस जगह पर रहने पर किस प्रकार की प्रतिबिंब बनेगी। तो सबसे पहले जब वस्तु अनंत पर हो, आप पहला हेडिंग में लिखिएगा, जब वस्तु अनंत पर हो तब किस प्रकार की प्रतिबिंब बनेगी। तो अवतल दर्पण से हम प्रतिबिंब बना रहे हैं, तो एक अवतल दर्पण का चित्र बना लिए। उसके बाद प्रधान अक्ष, यह हमारा ध्रुव, यह हमारा फोकस और यह वक्रता केंद्र। और वक्रता केंद्र के बाद जितना भी दूरी है यह सारा कुछ अनंत कहा जाएगा। अनंत अर्थात होता है कि बहुत दूर। तो हम कोई भी यहाँ पर एक वस्तु ले लेते हैं, यहाँ से वस्तु से अब प्रकाश की किरण आ रही है, तो ये जो किरण आ रही है इसको आपतित किरण कहते हैं। और इसमें हमको यह ध्यान रखना है कि इस किरण को हम देख रहे हैं कि यह प्रधान अक्ष के समानांतर है। तो समानांतर जब हम प्रतिबिंब बनाने की क्रिया पढ़ रहे थे तो जो समानांतर किरण रहती है वह परावर्तन के बाद फोकस से होकर गुजरती है, तो इसको भी हम फोकस से होकर गुजारेंगे। ठीक। और एक और चीज़ पढ़े थे परावर्तन के पहली नियम में कि जो भी होगी हमको प्रतिबिंब बनाने के लिए दो परावर्तित किरण की आवश्यकता होगी। तो एक और परावर्तित किरण की आवश्यकता है, तो एक और परावर्तित किरण हम यहाँ से ले लेते हैं।
और इस परावर्तित किरण को हम लोग हम इसका नीचे की तरफ से ले लेते हैं। यह भी प्रधान अक्ष के समानांतर किरण है, आपतित किरण है, और फिर से यह परावर्तन के बाद फोकस से होकर गुजरेगी। तो हम देख रहे हैं कि जो परावर्तित किरण जिस बिंदु पर कटते हैं या मिलते हुए प्रतीत होते हैं उस वहीं पर हमारा प्रतिबिंब का निर्माण होता है। तो हम इस प्रकार से कह सकते हैं कि जो वस्तु अनंत पर है उसका प्रतिबिंब का निर्माण फोकस पर होगा। तो आप एक एक करके लिख सकते हैं कि वस्तु का इमेज प्रतिबिंब फोकस पर बनेगा। उसके बाद आप देखेंगे कि यह जो होगा यह वास्तविक इमेज होगा, क्योंकि प्रतिबिंब वास्तव में कटते हुए प्रतीत हो रहा है, वास्तव में कट रहा है, इसलिए इससे जो इमेज बनेगा वह वास्तविक होगा। दूसरा बात कि आप देख रहे हैं कि अनंत से कोई वस्तु है, मतलब कि अर्थात अनंत पर है और वहाँ से हमको दिखाई दे रहा है, मतलब कि वस्तु बहुत बड़ी होगी। और जब वस्तु बहुत बड़ी है और उसके गोलीय दर्पण बहुत छोटा है, उसके फोकस पर ही इमेज बन जा रहा है। वस्तु इतना बड़ा और उसका इमेज इतने छोटे दर्पण पर आप बना ले रहे हैं, अर्थात कि उसका इमेज बहुत ही छोटा बन रहा है। तो आप इसको कह सकते हैं कि इमेज जो बन रहा है, प्रतिबिंब बन रहा है, वह बहुत छोटा बनेगा, अत्यधिक छोटा बनेगा इमेज। और यह उल्टा बन रहा है। आप देखिए जब आप कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री पढ़ते हैं तो ये ऊपर की तरफ है और यह नीचे की तरफ है, तो ऊपर की ओर सीधा कहते हैं, नीचे की ओर उल्टा कहते हैं। तो इमेज वस्तु से नीचे बन रहा है, इसलिए आप यहाँ कहेंगे कि इसका जो इमेज बनेगा, प्रतिबिंब बनेगा, वह उल्टा होगा। तो इस प्रकार से हम देख लिए कि जब वस्तु अनंत पर हो तब वह फोकस पर उसका प्रतिबिंब बनेगा, प्रतिबिंब की प्रकृति वास्तविक होगी और वह वस्तु की अपेक्षा बहुत छोटा होगा, बहुत ही संकुचित होगा, नाम मात्र का इमेज बनेगा और वह इमेज उल्टा होगा, सीधा नहीं रहेगा। सेकेंड है हमारा जब वस्तु अनंत और वक्रता केंद्र के बीच में हो। फिर से हम एक अवतल दर्पण बनाते हैं और इस बार हमारा है वस्तु का इमेज बनाना है जब अनंत और वक्रता केंद्र के बीच में हो। तो यह हमारा प्रधान अक्ष, यह ई ध्रुव, फोकस, ई वक्रता केंद्र, और इस बार हमारा वस्तु वक्रता केंद्र और अनंत के बीच में है। तो यहाँ पर हम मान लेते हैं कि यहाँ पर कोई वस्तु होगा, तो ये भी वस्तु काफ़ी बड़ा होगा, तभी तो कुछ दूरी से दिखाई दे रहा है। फिर से इससे हम लाइट पास करा रहे हैं, परावर्तन के बाद पुनः यह फोकस से होते हुए गुजरेगी। उसके बाद देखिए अब एक दूसरी लाइट हम पास कराएंगे। हमको इमेज बनाने के लिए हमेशा दो परावर्तित किरण की आवश्यकता होती है, तो एक और परावर्तित किरण की हम पास करा दे रहे हैं। स्टार्ट। अब एक और हम परावर्तन के नियम में पढ़े थे कि जो वक्रता केंद्र से लाइन गुजरता है वह पुनः परावर्तित होकर वक्रता केंद्र पर ही लौट जाता है। तो आप एक यहाँ से प्रकाश की किरण को वक्रता केंद्र से होते हुए आपतित करेंगे तो यह पुनः वक्रता केंद्र पर ही परावर्तित हो जाएगा। और इस परावर्तन में आप देख रहे हैं कि दो हमें परावर्तित किरण इस बिंदु पर कट रहे हैं, एम पॉइंट इसको मान लीजिए, तो एम पॉइंट सी और एफ के बीच में है। अर्थात कि जब वस्तु अनंत और सी के बीच में रहेगा तो तब हमारा प्रतिबिंब सी और एफ के बीच में मिलेगा। तो आप इसके प्रकृति के बारे में भी लिख सकते हैं। अब देखिए थोड़ा सा हमें अब इमेज थोड़ा सा बड़ा मिल रहा है। पहले हमें फोकस पर मिला था, जब वस्तु अनंत पर था तो बहुत छोटा मिला था। अब जैसे ही हम अनंत से धीरे धीरे दर्पण की ओर आ रहे हैं, गोलीय दर्पण की ओर, तो हमारा इमेज में थोड़ा थोड़ा सा अब वृद्धि होने लगा है। तो इस बार हम यह लिख सकते हैं कि इस बार का जो प्रतिबिंब बना है वह थोड़ा सा बड़ा होगा। और दूसरा कि यह उल्टा तो होगा ही, और फिर से यह वास्तविक प्रतिबिंब रहेगा। तो अभी तक हम देखें कि जब वस्तु अनंत और वक्रता केंद्र के बीच में हो तो वास्तविक इमेज बनाता है, क्योंकि वास्तविक प्रकाश के परावर्तित किरणों से बन रहा है। उल्टा बन रहा है, आप वाई एक्सिस के नीचे बन रहा है तो अर्थात यह उल्टा बन रहा है। दूसरा कि यह वस्तु की अपेक्षा अभी भी छोटा है, मगर पहले की अपेक्षा थोड़ा सा बड़ा हो रहा है। और अगर क्वेश्चन आता है कि
वस्तु का इमेज कहाँ बनेगा, तो आप कहेंगे कि वक्रता केंद्र और फोकस के बीच वस्तु का इमेज बन रहा है। थर्ड नंबर हमारा, जब वस्तु C अर्थात वक्रता केंद्र पर हो, तो फिर से आप एक अवतल दर्पण बना लीजिए और पुनः नामांकन कर लीजिए। यह हमारा ध्रुव हो गया, यह फोकस हो गया, यह वक्रता केंद्र हो गया और इधर वक्रता केंद्र के इधर अनंत। और इस बार हमारा है वस्तु वक्रता केंद्र पर। जब वक्रता केंद्र पर है तो इसके एकदम सीध में ले लेते हैं वस्तु, और जब वक्रता केंद्र पर है तो एक आप फिर से प्रकाश की किरण यहाँ दर्पण पर आपतित कीजिए और आपतन के बाद देख रहे हैं कि यह प्रधान अक्ष के समानांतर है, तो यह फोकस से होके गुजरेगी परावर्तित होने के बाद। और फिर आप इस वस्तु का आप पुनः एक बार नीचे की ओर ले लेंगे, तो क्या होगा कि जब और पुनः एक और हमको प्रतिबिंब प्राप्त करने के लिए एक और परावर्तित लाइन की आवश्यकता है। तो इसको अगर हम फिर से फोकस से होते हुए अगर हम आपतित करते हैं और यह गोलीय दर्पण पर जाता है, तो यह परावर्तन के बाद अभी देख रहे थे कि प्रधान अक्ष के जो समानांतर प्रकाश की किरण जा रही है वो फोकस की ओर आ रही है। तो अगर हम फोकस से गुजारेंगे तो वह प्रधान अक्ष के समानांतर परावर्तित होगी, तो इसको हम परावर्तित करेंगे प्रधान अक्ष के समानांतर, तो यह इस बिंदु पर जाके कटता है। तो जब आप देखेंगे तो यह हूबहू जिस प्रकार से हमारा ऊंचाई है ए बी कोई अगर वस्तु है तो, और इसको बी डैश मान लेते हैं, तो हमारा इमेज ए बी बराबर ए बी डैश प्रतिबिंब बन रहा है। मतलब कि जितना बड़ा वस्तु है उतना ही बड़ा हमारा प्रतिबिंब बनेगा। तो इसमें हम प्रतिबिंब के प्रकृति में अगर लिखना चाहे तो लिख सकते हैं कि वस्तु के लंबाई के बराबर हमारा इस बार प्रतिबिंब प्राप्त होगा। और दूसरा कि वास्तविक प्रकाश की किरणों से बन रहा है, इसका परावर्तन भी वास्तविक तौर पर हो रहा है और कटते हुए प्रतीत भी हो रहा है। तो इस बार लिखेंगे कि ये प्रतिबिंब जो है वास्तविक होगा और उल्टा तो है ही, हम बना रहे हैं तो उल्टे दिशा में कट रही है प्रकाश की प्रतिबिंब, तो ये इस बार भी वस्तु अपने प्रकृति के हिसाब से उल्टा ही होगा। चौथे नंबर पर हमारा जब वस्तु C और F के बीच हो, अर्थात जब वस्तु वक्रता केंद्र और फोकस के बीच में हो, तो आप फिर से एक अवतल दर्पण बना लेंगे। यह हमारा प्रधान अक्ष हो जाएगा, E हो गया, यह फोकस, यह सेंटर जिसको वक्रता केंद्र कहते हैं। और इस बार हमारा है वस्तु C और F के बीच में, तो C और F के बीच में है, तो हम यहाँ पर वस्तु को हम प्रदर्शित कर दे रहे हैं कि यहाँ पर हमारा सेंटर में है एकदम वस्तु। और इससे जब हम प्रकाश की किरण को परावर्तित कराएंगे तो पुनः यह फोकस की ओर आएगा परावर्तन होने के पश्चात। और अभी हम एक और चीज़ पढ़े हैं कि जब प्रकाश की किरण वक्रता केंद्र से होके गुजरती है तो वह उसी वक्रता केंद्र पर ही लौट जाती है। तो हम अगर इसको थोड़ा सा और इसको बड़ा कर लें, इस तरीके से हम परावर्तित कराते हैं, तो क्या होगा कि यह प्रतिबिंब अब हमको पुनः इस सेंटर C की ओर ही लौटता हुआ प्रतीत होगा। तो आप देख रहे हैं कि अब वस्तु छोटा है मगर उसका इमेज अनंत पर बन रहा है, अर्थात कि अब हमारा जो प्रतिबिंब बनने का प्रकृति होगा थोड़ा थोड़ा अब बड़ा होने लगेगा। आप यह देखेंगे कि यह जो लाइन है वह जाके अनंत पर कहीं पर कट जाएगी। और इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि जब C और F के बीच हो वस्तु, तब उसका जो इमेज होगा वह तो वस्तु से बहुत बड़ा होगा। दूसरा कि वास्तविक होगा क्योंकि ये वास्तविक प्रकाश की किरण से बन रही है, और इमेज उल्टा होगा। तो इस प्रकार से हम अभी तक 4 जब सेंटरों पर रख के हम वस्तु को देख लिए। नेक्स्ट क्लास में और भी दो सेंटर हैं फोकस पर, और फोकस और ध्रुव के बीच वस्तु का किस प्रकार से इमेज बनेगा इसके बारे में पढ़ेंगे। और अगर आपको अच्छा लग रहा है वीडियो सीरीज तो आप हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के बीच शेयर करें तथा हमारे बीच बने रहिए। थैंक यू।